नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने जाना था निश्चयवाद, संभववाद और निर्निश्चयवाद के बारे में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो आइए देखते हैं। यानी मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो स्तर था वह काफ़ी निम्न था और उस समय समस्त मानवीय क्रियाकलाप पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव था। यानी मनुष्य के जो क्रियाकलाप थे वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित थे। सामान्य रूप में वह दशा जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य प्रकृति का दास था। उसकी समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं जैसे कि भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, जीव जंतु आदि द्वारा नियंत्रित होती थी और भौतिक दशाओं के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, उसका भोजन, वस्त्र, आवास और व्यवसाय आदि का निर्धारण होता था। यह विचारधारा काफ़ी प्राचीन विचारधारा है और इसमें तकनीकी का जो ज्ञान है वह बहुत ही कम है। कृषि पद्धति, पशुपालन, आखेट आदि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित थीं। यानी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपनी समस्त आर्थिक क्रिया करता था। मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होकर यानी प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि सौर शक्ति, पवन, जल आदि की प्रबलता के कारण उसने इन्हें पूजना शुरू कर दिया और इस तरह से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वह दशा जिसमें मानव पर प्रकृति का पूरा नियंत्रण रहता है मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। आगे देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण यानी ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं यह टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं। कोई भूमि, उपजाऊ भूमि का भाग दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ की कठोर जलवायु है जो कि मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। फिर भी मनुष्य ने ऐसी जगह रहकर अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। जैसे कि आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं ये एक विशेष प्रकार का घर है जो कि ग्रीनलैंड में रहने वाली जनजातियाँ एस्किमो उनके द्वारा बनाए जाते हैं। कठोर जलवायु से बचने के लिए ये इस तरह का घर बनाते हैं और इसमें अंदर का तापमान सही करने के लिए इसमें मछली से प्राप्त चर्बी को जलाते हैं और इसके अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में अधिक होता है जो मानव के रहने के लिए अनुकूल रहता है। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक विशेष प्रकार के घर हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये कांच के बने हुए घर होते हैं यानी अधिकतर इनमें कांच का प्रयोग होता है इसलिए इन्हें ग्लास हाउस कहा जाता है। इन घरों की विशेषता यह होती है कि ये सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती हैं इन सौर ऊर्जा को और उसका परावर्तन ना के बराबर होता है और इस तरह से मकान के अंदर का तापमान बाहर के
तापमान की तुलना में अधिक होता है, जो मानव के रहने के अनुकूल होता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक कठोरता के विपरीत मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के अनुसार रहने के लिए घर बनाए हैं, यानी प्रकृति में उसने अपनी छाप छोड़ी है। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह भी एक विशेष प्रकार का ग्लास हाउस है, जिसका भी काम वही है, कठोर जलवायु से मानव की रक्षा करना। यानी इन घर में अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में अधिक होता है। इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति मनुष्य को अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इसका लाभ उठाता है। प्रकृति का धीरे धीरे मानवकृत होना शुरू हो जाता है और मनुष्य की छाव प्रत्येक प्राकृतिक क्षेत्र में दिखाई देने लगती है, चाहे वे कठोर जलवायु वाले ठंडे प्रदेश हों या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हर एक जगह मनुष्य की छाप दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए आवागमन के लिए सड़कों, रेल मार्गों आदि का निर्माण किया है। इस प्रकार निश्चित रूप में कह सकते हैं कि वह दशा जिसमें प्रकृति पर मानव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। यानी वह दशा जिसमें प्रकृति पर मानव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाती है। अगर किसी भी को अगर किसी को इस अध्याय से संबंधित वीडियो पाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से वीडियो को पा सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।